हेलो एंड वेलकम। आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं, दिवाली स्पेशल। और अब जब हम संवत 2081 को बाय बाय करने वाले हैं, ये साल अगर हम समराइज करें, 2081 संवत काफी टर्बुलेंट रहा। काफी उठापटक हमको बाजारों में देखने को मिली। बहुत सारे ऐसे विषय रहे जिन्होंने बाजार को इन्फ्लुएंस किया, जैसे ट्रम्प के टैरिफ्स, वॉर्स, नेचुरल कैलेमिटीज। लेकिन एक साथ इसके साथ साथ हमारे अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी को देखें तो वो भी उठापटक की शिकार रही। लेकिन लेटेस्ट जो हमारे फिगर्स है जीडीपी के, जो क्वार्टर 1 के 526 के फिगर्स थे, वहां पे काफी अच्छी हमको खबर भी सुनने को मिली, 7.8% जीडीपी ग्रोथ। और उसके साथ साथ हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स प्रोसेसेस भी देखे, जैसे जीएसटी रैशनलाइजेशन, बिग बैंकिंग रिफॉर्म्स, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स, जैसे भी लगातार कर रही है। इसके बीच में हमारे बाजारों को अगर देखिए ब्रॉडली, निफ्टी और सेंसेक्स में तो वही फ्लैट ही रुझान रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली इस पूरे वर्ष में। और कहीं कहीं ना कहीं जो आउट परफॉर्मेंस कुछ सेक्टर से रही, कैपिटल मार्केट, इंडिया डिफेंस, पीएसयू बैंक्स, मेटल स्पेस, यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली। अब संवत 82 कैसा रह सकता है, यानी कि संवत 2082, क्या ये फ्रेश राउंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा? क्या हम एक ऐसे फेज में जा रहे हैं जहां पे एक ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव हो सकती है, या फिर कंसोलिडेशन ही देखने को मिलेगा? इस सब पे हम चर्चा करेंगे। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे आपको नजर रखनी चाहिए, कौन से ऐसे रिफॉर्म प्रोसेसेस हैं जो हमारे देश को यहाँ से आगे ले जा सकते हैं, और कैपिटल मार्केट्स को भी साथ साथ आगे बढ़ा सकते हैं। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मिस्टर फेरोज अजीज, इज डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ। फिरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सर, शुरुआत करते हैं। संवत 2081 बहुत टर्बुलेंट रहा, हम सब जानते हैं। लेकिन एक बात सीखने को भी मिली, जब डीआईआई का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, एफआईआई बिल्कुल नदारत हो। बिकवाली के साथ उन्होंने आगमन शुरुआत ही की थी, और बिकवाली ही देख रहे हैं अभी तक हम। तो कहीं ना कहीं हमारे बाजारों ने रेजिलियंस भी दिखाई है, चाहे हमने अच्छे रिटर्न्स जनरेट नहीं किए हो इंडेक्स लेवल पे, स्टॉक लेवल पे तो वो भी किया है हमने। पर कहीं कहीं हमको लगता है कि हम इस माहौल को संभाल रहे हैं, अच्छे से संभाला है। आपको अब आगे से क्या उम्मीदें हैं? संवत 2082 कैसा लगता है आपको? आई थिंक समवट 2082 मुझे काफी ब्राइट लग रहा है। क्यों ब्राइट लग रहा है? क्योंकि अगर आप देखते हैं कि अगर पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती ना निफ्टी की और मार्केट की, तो जी आगे फ्यूचर परफॉर्मेंस में उम्मीद कम होती है, आपकी उम्मीदें टूटी होती है, बट संभावना सबसे ज्यादा तब होती है। जी जैसे आप देख रहे हैं कि लास्ट ईयर, जैसे सितंबर से सितंबर इस संवत में कुछ पैसे नहीं बने, नेगेटिव रिटर्न आई निफ्टी पे। जी और ब्रॉडर मार्केट्स में भी नेगेटिव रिटर्न ही आई, बट ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक काफी स्टॉक्स अच्छा भी किए होंगे, बुरे भी किए होंगे। बट ये आप देखें, उसके पहले के संवत में 30% की रिटर्न आई थी। तो करेक्ट। जब इंसान बहुत बुलिश फील करता है तो संभावना सबसे कम होती है और आगे जाने की, और जी एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। सेकंड क्या है कि आपकी टाइम करेक्शन हो गई, एक साल की प्राइस करेक्शन हो गई 5-6% की, और आपके अर्निंग्स करेक्शन अपवर्ड्स हो गई 11-12% की। तो जी एक फाउंडेशन सा बन गया, एक बुनियाद का, कि अच्छा संपद निकल पाए। अब उस वो सिर्फ काफी नहीं होता है। अब अगर समझो कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में कुछ पार्टी स्पॉइलर निकल आते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो 4 मैक्रो जी इकोनॉमिक वेरिएबल्स हर इंसान ने ट्रैक करने हैं, अगर एक साल की अवधि का भी ओपिनियन लेना है। ओके। उसको हम कहते हैं जीडीपी, ऑफ कोर्स। राइट, जीडीपी का आंकड़ा 7.8 आया, प्लेजेंट सरप्राइजेस आ रही है जीडीपी पे। सेकेंड आंकड़ा हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक का, इन्फ्लेशन, वो भी जी उम्मीद से कम आ रही है, 2.1। जी तीसरा होता है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट शायद गड़बड़ा सकता है, क्योंकि बहुत सारे जीएसटी टैक्स कट्स हुए हैं, डायरेक्ट टैक्स कट्स, इनडायरेक्ट टैक्स कट, रेवेन्यू पे इंपैक्ट हो सकता है। बट 2.7 लाख करोड़ की डिविडेंड आ गई आरबीआई से। इसीलिए मार्केट तो उम्मीद करिए फिजिकल डेफिसिट पे हम थोड़ा खरे नहीं उतर पाएंगे एस्टिमेट्स पे, बट मेरे हमारा अनुमान है कि फिजिकल डेफिसिट ऑल्सो भी ओके। और चौथा, टैक्स कलेक्शन कैसी चल रही है? जैसे सितंबर टू सितंबर का जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया है 9.1%। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन घट गया जुलाई के जो आंकड़े आए, बट उसमें हमने जी एक्सटेंशन दी दी थी लास्ट डेट की पेमेंट की। तो जी टैक्स कलेक्शंस आर ओके। सो ये 4 चीजें एक एक फाउंडेशन होती है अच्छी मार्केट की, वो चारों ठीक है। तो फाउंडेशन तो स्ट्रांग है सर, लेकिन मुद्दा ये है कि डीआईआई सपोर्ट कर रहे हैं बाजारों को, एफआईआई बिल्कुल गायब है। अभी अब आना शुरू तो हुए हैं,
पर वो टिक पाएंगे या नहीं वो देखना बाकी रहेगा, क्योंकि ब्रॉडली इस एक साल में देखिए तो हमारे मार्केट्स ने अंडर परफॉर्म किया है। आप वर्ल्ड मार्केट्स को देखिए, आप डेवलप्ड नेशंस को देखिए, जैसे यूएस के बाजार, यूरोप के बाजार, निकाय, ऑल टाइम हाई। आप इमर्जिंग मार्केट्स में भी देखिए परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। और मैं ये नहीं कहती कि इंडिया ने खराब क्यों परफॉर्म किया, क्योंकि पिछले 4 साल में इंडिया वाज आउट परफॉर्मिंग द अदर मार्केट्स। तो अब आपको क्या लगता है, जो डीकपलिंग हो गई है इसमें सुधार देखने को मिल रहा है? आपको लगता है कि अब जो वक्त है, जो आपने फाउंडेशंस गिनाई है, उसके बेसिस पे हमारे कैपिटल मार्केट्स का भी यहाँ से अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए? देखिए, अच्छा प्रदर्शन वन तो 2082 संवत के हिसाब से बोल सकता हूं। अच्छा प्रदर्शन बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो डोमेस्टिक इन्फ्लोज है, नॉट जस्ट फॉर वन ईयर। हम्म, देखिए, जैसे आपने एफआई की बात की कि एफआई बिकवाली कर रहे थे। जैसे कोविड कोविड का जो साल था, लास्ट यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद, 2020 कोविड के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद, जो जी, एफआई ने आज तक वो 4.5 सालों में जो पैसे लगाए हैं वो जीरो है। जो लाए थे वो उतना ले जा चुके हैं। करेक्ट। उसी दौर में उसी दौर में डीआईआई ने 15 लाख करोड़ रुपए लगाए। जी, उसके 8 साल पहले डीआईआई ने सिर्फ 3 लाख करोड़ लगाए थे, जी, और 4 साल में 15 लाख करोड़। करीबन करीबन 10 गुना रेट ऑफ फ्लो बढ़ गई है डीआईआई की। देखो, एक तो है कि फ्लो आ रही है, और कितनी आ रही है में बड़ी जमीन आसमान का अंतर होता है। 10 गुना ज्यादा फ्लो आ रही है पोस्ट कोविड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। अब क्या यह रुकने का सवाल लेगा कि नहीं लेगा, यही प्रश्न उठता है अगला वाला। कि एक साल निफ्टी कुछ ना करे फिर भी एसआईपी के आंकड़े मजबूत हों, इससे बड़ा सबूत नहीं होता कि इंसान इस बार लालसा के चक्कर में नहीं आ रहा है, रिटेल रिटेल डिसिप्लिन के चक्कर में आ रहा है, सेविंग्स कर रहा है म्यूचुअल फंड के माध्यम से, ना कि सट्टा सट्टा खेल रहा है म्यूचुअल फंड के माध्यम से। सो इफ डोमेस्टिक फ्लोज आर गुड, एफआईआईज डोंट टेक आउट मनी, और इफ दे टेक आउट मनी ऑल्सो, हम एक एल्गोरिथमिकली ट्रैक करते हैं। 2 दिन पहले का स्मॉल कैप में आंकड़ा है 500 करोड़ का, आया है एक दिन में। ये हाईएस्ट एवर देखा मैंने लास्ट 1.5 2 साल में। एक दिन में 500 करोड़ आया। स्मॉल कैप में अगर पैसा आता है, मतलब अभी भी इंसान की उम्मीदें बनी हुई हैं, क्योंकि अगर पैसा पहले रोकता है रिटेल, तो स्मॉल कैप में पहले रोकता है। जी, सो आई पर्सनली थिंक दिस आउटफ्लो इनफ्लोज विल कंटिन्यू। माई स्टेटिस्टिकल एस्टिमेट इज अगले 8 साल में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 52 लाख करोड़ मिनिमम कैपिटल मार्केट्स में डालेंगे। और एमएससीआई के स्मॉल कैप इंडेक्स की 524 स्टॉकों की फ्री फ्लोट सिर्फ 34 लाख करोड़ की। So that you have a context of what flows and what free float do we have. So where do you see Nifty in another 5 to 7 years then? आई ये सब कहने के बाद, बुल रन का जो दौर था, आगे का बुल रन की उम्मीदें बड़ी कम होती हैं। निफ्टी 12% कंपाउंडेड दे दे, उसको मैं बुल रन मानता हूं। पहले के बुल रन का दौर अलग था। बुल रन अंग्रेजी शब्द शब्दावली में कुछ फर्क नहीं है, बट तब पहले बुल रन बोलते थे तो 25% कंपाउंडेड। अब बुल रन आई थिंक 5 years 12% कंपाउंडेड अगर किसी को निफ्टी पे मिले, तो थोड़ी मेहनत करके आदमी 15-16 कंपाउंड कर सकता है पैसा। सो इस संवत के लिए भी मेरी ये उम्मीद है कि 12% की निफ्टी की ग्रोथ, प्राइस मूवमेंट आने की अच्छी खासी उम्मीद है। 90% प्रोबेबिलिटी, 10% तो होने को जो भी हो सकता फिरोज जी, वैल्यूएशन फ्रंट पे कंसर्न्स थे जब हम एक बुल रन में थे पिछले एक साल से भी। अभी भी हम कहते हैं कि हमारे जो मार्केट्स है वो वैल्यूएशंस के बेसिस पे एक्सपेंसिव है, अभी भी एक्सपेंसिव है। क्या आपको भी ये लगता है? है। वैल्यूएशंस के हिसाब से एक्सपेंसिव तो हैं, एक्सपेंसिव, बट इंडिया ने वो मजा जो फॉरेनर ले चुके हैं अपनी कैपिटल मार्केट में, वो आज तक इंडिया को उसका फायदा नहीं मिला है। वैल्यूएशन क्यों बढ़ी हुई है? क्योंकि एक फाइनेंशियलाइजेशन के दौर से इंडिया आज गुजर रहा है, जो यूएस 1980s में गुजरा था। यूएस में इंसान के सब इंसानों के पैसे लगे हुए हैं कैपिटल मार्केट में। उनकी रिटायरमेंट में भी 401 के कहते हैं, उसमें ऑलरेडी इक्विटी इतनी भरी हुई है। इंडिया में 950 लाख करोड़ की जो हाउस होल्ड सेविंग है, उसमें से सिर्फ 6% इक्विटी है। जी, तो अब ये चेंज हो रहा है। अगर ये चेंज होगा तो बबल्स फॉर्म होंगे, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव लगेगी। जापान हैज गॉन थ्रू दैट। ऑल द emerging markets have taken the benefit of financialization. India has not taken it. तो वैल्यूएशंस विल बी री रेटेड फॉर सम टाइम। एंड जैसे जैसे नए आईपीओ आएंगे, नए नए पेपर आएंगे मार्केट में, तो वैल्यूएशंस विल ईज ऑफ। बट वैल्यूएशन की अगर कोई प्रार्थना कर रहा है वैल्यूएशन नीचे आएगी तब मैं खरीदूंगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्योंकि अभी तो बहुत लोगों ने खरीदना है।
राइट। मैं बैंक वालों से बात करता हूं तो वो रोते रहते हैं कि यार एफडीओ में पैसा नहीं आ रहा। बट लास्ट जी। ईयर की फाइनेंशियल सर्विस सेविंग्स में भी 53% एफडी में गया है। 53% वाला रो रहा है कि 3% भी नहीं जाए म्यूचुअल फंड में। ये वातावरण है। सो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ मनी टू कम इनटू कैपिटल मार्केट्स। अर्निंग्स कैसी लगती हैं आपको फिर ऐसा यहाँ से, क्योंकि अर्निंग्स पिछले कुछ क्वार्टर से म्यूटेड ही रही हैं, और लेकिन अब जो बदलाव किए गए हैं एज पर जीएसटी रैशनलाइजेशन को, इसका इम्पैक्ट कैसा देखते हैं आप? कंजम्पशन स्टोरी जो है हमारे देश की, वैसे ही इंटरनल डिमांड पे हम सर्वाइव करते रहे हैं अभी, और कंजम्पशन स्टोरी में जब बूस्ट मिलता है तो आगे बढ़ने की जो उम्मीदें हैं वो जग जाती है। सो हाउ डू यू प्ले कंजम्पशन स्टोरी, हाउ डू यू से हाउ डू यू प्ले हाउ डू यू सी अर्निंग्स पैनिंग आउट इस नए संवत? जब अर्निंग्स की बात आती है, पहले एक चीज मुझे बोलना जरूरी होगा, क्योंकि जो भी अर्निंग्स हम देखते हैं पब्लिश्ड इंडेक्स लेवल पे, वो गलत होती है। इंडेक्स लेवल पे, क्योंकि जैसे निफ्टी की अगर आप अर्निंग किसी से पूछते हैं, बोलते हैं 7% ग्रो हुई थी FY 25 में। जी। बट उस निफ्टी में 4 बदलाव हो गए थे। हम्म। तो अगर आपके बदलाव हुए हैं तो वो बदलाव को नलिफाई करके फिर देखते हैं कि करंट जो निफ्टी कंपनीज हैं 50, उनकी ग्रोथ कितनी है। बट अगर ओके। निफ्टी एक साल पहले 46 स्टॉक्स सेम है, अगर ये 4 बदलाव जैसे एटर्नल इंक्लूड हुआ, ऐसे चार जी चार जी। नए इंक्लूड हुए, पुराने गए, तो हम्म। अर्निंग्स कैलकुलेट करना है निफ्टी लेवल पे, तो आपको वो 4 करंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अर्निंग्स को ऐड करना पड़ेगा। तो निफ्टी की लास्ट ईयर की अर्निंग भी इतनी खराब नहीं थी, 11 दी। अच्छा। अब स्मॉल कैप में किसी को सुन रहा था, एक पैनल में था, वो बोलते हैं यार स्मॉल हम्म। कैप की लास्ट ईयर की अर्निंग थी -9, बट हम्म। स्मॉल कैप इंडेक्स में 63 बदलाव हुए हैं। उस हम्म। बदलाव को ठीक करके देखता हूं तो +18 निकलता है। तो हम्म। -9 की नैरेटिव और हम्म। +18 की नैरेटिव में जमीन आसमान का अंतर है। अब टीवियों पे कहा जा रहा है कि भाई अर्निंग्स तो डिग्रो हो रही है, बट हम्म। भाई 63 चीजें बदल गई, उनकी बेस से कंपेयर करेंगे ना आप यार। हम्म। मेरा कद, मैं बड़ा हूं कि नहीं बड़ा हूं, मेरे पड़ोसी के कद से तुलना करके तो पता नहीं करेंगे कि मेरी बड़ा है नहीं बड़ा। सो आई थिंक देयर इज, सो अर्निंग्स हैव डन ओके। थोड़ी कंपनीज ने बहुत डिसअपॉइंट किया। मेरी ये उम्मीद है कि डबल डिजिट रिटर्न तीनों इंपॉर्टेंट इंडिसेस की आने की उम्मीद है FY 26 में। चलिए अब सेक्टर स्पेसिफिक थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर हम आउट परफॉर्मेंस देखें तो डिफेंस, पीएसयू, इन सेक्टर्स ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। डिफेंस इस समय आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि वहां पे भी हमने बहुत अच्छे मोमेंटम देखे, स्ट्रेच वैल्यूएशंस की बात भी वहां पे भी आती है। सो डिफेंस इज अ स्पेस, इट्स जस्ट स्टार्टेड। आपको क्या लगता आई थिंक डिफेंस की वैल्यूएशंस जस्टिफाई नहीं करती है? आज भी, ओके। आफ्टर नॉट बीइंग एट द पीक। सेकंड, आई थिंक डिफेंस एक बहुत वाइडली एक्सेप्टेड सेक्टर इन टर्म्स ऑफ वेटेजेस इन बिग इंडेक्स नहीं है। राइट, आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अगर आप डिफेंस जैसे सेक्टर या कोई भी ऐसे सिक्लिकल सेक्टर्स को लेते हैं, तो आपको एग्जिट बहुत महत्वपूर्ण होगी, ना कि सिर्फ एंट्री, क्योंकि उसकी वेटेजेस नहीं है। निफ्टी NSE 500 में डिफेंस की वेटेज देख लीजिए, निफ्टी में वेटेज देख लीजिए, देयर इज अ वेरी स्मॉल इंडिसेस, उसको आप लागू नहीं कर पाएंगे अपने पोर्टफोलियो पे। तो अगर सेक्टर की बात आती है तो मैं ABCDE सेक्टर में एब्रीवेशन, ताकि इजीली याद रहे मुझे भी और जी। दर्शक को भी, वो मैं करता हूँ: ऑटो, बैंकिंग, कंजम्पशन, ड्रग्स एंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी स्पेसिफिकली। ओके। ये 5 सेक्टर की उम्मीद है कि निफ्टी को 3 से 4% पर एनम बीट कर पाए अगले 2 साल, कंपाउंडेड। ओके। ओके। तो ऑटो स्पेस में जो जीएसटी में बदलाव है उसका आप कितना इम्पैक्ट देखते हैं? बहुत बड़ा इंपैक्ट दिखता हूँ। बट क्या है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स कट्स हुए थे, अगर आपको याद हो, जी। 4-5 साल करेक्ट। पहले, उसका जी। आज भी मैं लुत्फ उठा रहा हूँ। इसीलिए तो निफ्टी जो 21,702 बार जाके आई, कैपिटल गेन टैक्स बढ़ गए लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, वापस मार्केट 21,700 से वापस यहाँ पे है। राइट, इतनी स्ट्रांग बाउंस बैक्स क्यों हुई? ट्रम्प साहब ने तो इतना डरा दिया, उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में मैं मार्केट को 10% से गिरवा दूंगा, इंडियन मार्केट की। बट जी। वो नाकाम इसीलिए रहे कि जिसने बेचना था बेच चुका। फ्यूचर्स में भी FII 92% शॉर्ट है, कैश में बेच चुका है। डोमेस्टिक फंड मैनेजर से बात करूं तो बोलता है मैं बेचूंगा तो खरीदूंगा क्या, कितने दिन कैश में बैठूंगा। तो डोमेस्टिक वाला बेच नहीं पा रहा है, रिटेल वाला लेवरेज नहीं है। रिटेल लेवरेज नहीं है, 5 टॉप ब्रोकर से बात करें, मार्जिन उनकी MTF बुक, मार्जिन ट्रेडिंग फंड की बुक जो है, वो पीक पे नहीं है। सो रिटेल इज नॉट लेवरेज, FII इज वेरी लाइट, डोमेस्टिक कांट गो लाइट। That's why Trump also was not successful in creating panic in Indian market. करेक्ट। बहुत अच्छे से आपने समझा दिया।
फिरोज जी, ये बताइए कि आईटी एक स्पेस रहा है जो अंडर परफॉर्म ब्रॉडली किया है, और उम्मीदें ये है कि टैरिफ्स को लेके जो बदलाव हुए, H1B वीजा को लेके जो बदलाव हुए, उसका खामियाजा जो है वो हमारी आईटी कंपनीज भुगत रही है। और आईटी कंपनीज को क्रिटिक भी बहुत सारे सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि आईटी कंपनीज बड़े ही सेफ जोन में आ चुकी थी। दे वर कंटेंट, दे वर नॉट इनोवेटिंग, दे वर नॉट गेटिंग इनटू एआई सो सीरियसली। आपका नजरिया क्या है आईटी स्पेस मेरा नजरिया एक्चुअली, पहले मैं दूसरे स्कूल ऑफ थॉट में था, में? बट मैंने एक यूएस में एक ट्रिप किया अभी लास्ट मंथ। थोड़े बड़े इंडियन इन्वेस्टर्स से मिला किसी और सिलसिले में, तो उनसे समझ में आया कि उधर की आईटी से अगर मैं बेंचमार्क करूं अपनी आईटी की जो एग्रेशन है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ सिक्योर करना, वो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि हमारी जो कंपनीज हैं, जो टॉप आईटी लार्ज कैप्स हैं, उन सबके फाउंडर जो है ना 1990s के हैं, 1980s के हैं। वो एक सर्टन स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं। आज के जो फैंग स्टॉक्स हैं, फेसबुक, एप्पल, गूगल, नेटफ्लिक्स, ये सब के जो प्रोफेशनल्स हैं वो काफी यंग ब्लड है, right? I don't think the kind of technological innovation US companies are doing, not just in terms of business, in terms of capital markets. आप देखेंगे कि ओरेकल एक एक ही रिजल्ट में 44% ऊपर चला गया था। एक रिजल्ट में $600 बिलियन की कंपनी $1 ट्रिलियन की हो गई। एक रातों रात 30 लाख करोड़ से वैल्यू बढ़ गई उसकी। और उसमें हमने देखा कि बहुत सारा लेवरेज पोजीशन था ओरेकल में, और उनकी थोड़ी सी अकाउंटिंग इनोवेशन के चक्कर में शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट की उन्होंने। मतलब सो ऑल आई एम सेइंग इज, आईटी सेक्टर बहुत धीमे धीमे ग्रो कर रहा है। वो एक्चुअली उसको डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, उसको एग्रेसिव पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट होना चाहिए। आइरॉनिकली वो नहीं है। अब रहा सवाल यूएस के जो H1B वीसा के जो नए नियम हैं, उसके आधार पे ऑलमोस्ट मिड कैप आईटी के 2 से 3% की अर्निंग्स पे इंपैक्ट पड़ेगा। लार्ज कैप आईटी पे सिर्फ 0.4 से 1% का इंपैक्ट पड़ेगा। वहां अगर यूएस में ही वो लोकल हायरिंग करते हैं तो 30-40% ज्यादा महंगा पड़ता है। बट सिर्फ फिर भी $100,000 पर एनम अगरचे होता है, पर एनम नहीं है अभी। वो अगले साल वापस रिव्यू होगा। तो इट इज स्टिल चीपर टू हायर लोकली देयर फॉर इंडियन आईटी, इज आर तात्पर्य। सो कुल मिला के आईटी में पहले मैं थोड़ा बुलिश हुआ करता था, बट आई थिंक दे विल लूज द रेस इफ दे डोंट चेंज। फिरोज जी, अभी आप बुलिश कहाँ पे हैं? आपको क्या लगता है कि आने वाले एक साल में सेक्टर रोटेशन तो बहुत तेज होती है, तो सेक्टर्स जो जो आपको बहुत पसंद देखिए, जैसे मैंने कहा था, बैंकिंग और बहुत बोरिंग सेक्टर है, राइट? क्योंकि बट उसमें देखिए 31% बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है निफ्टी में। जी। इंडिया के जो 9 लाख करोड़ इंडेक्स फंड में है, उसमें से 92% है सेंसेक्स और निफ्टी में। तो ये जो बैंकिंग सेक्टर है, उसकी जो वैल्यूएशन 1 सिग्मा टू द मीन है, वो बहुत अच्छा सेक्टर है। कंजम्पशन, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कंजम्पशन की इतनी बातें हो रही हैं, बट पास्ट परफॉर्मेंस अभी भी अच्छा नहीं है। जैसे आपने डिफेंस की बात की थी, जब डिफेंस की बहुत ज्यादा मशहूरता हो गई थी, तब मैंने एक फंड की रिटर्न देखी थी, लास्ट 1 ईयर की 60% थी। तो हाथ से निकल गई थी ट्रेन, राइट? बट इधर कंजम्पशन की इतनी आज बातें हो रही हैं, कंजम्पशन फंड 27 है इंडिया में, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखता हूं तो -1 -2% है। जी। शायद ही ऐसा मौका मिलता है कि एक सबसे पॉपुलर थीम का पास्ट परफॉर्मेंस कम होता है, तो उसको खरीदने में मजा आता है कि भाई अभी ट्रेन छूटी ओके। नहीं। सो दीज आर सम ऑफ द सेक्टर्स विच वन कुड लुक एट: ऑटो, बैंकिंग एंड कंजम्पशन। इस समय आप इंडियन इन्वेस्टर को क्या सलाह देंगे? अपने एसेट एलोकेशन कैसे किया जाए? जिस हिसाब से गोल्ड और सिल्वर में हमने तेजी देखी है, आई मीन अब तो कंपैरिजन ही नहीं है एक्विटीज और गोल्ड का। 45+% रिटर्न इन बोथ दीज बुलियंस। तो करेक्ट। एसेट एलोकेशन इस समय क्या करना है? इक्विटी, डेट, गोल्ड, कैसे करना चाहिए? आई थिंक एसेट अलोकेशन मेरे हिसाब से, अगर आपके पास डेट था और डेट है, जैसे मेरे पोर्टफोलियो में बिल्कुल डेट नहीं है, मेरे काफी क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में भी डेट नहीं होता, क्योंकि लंबी अवधि के पैसे में डेट पॉइजन मानते हैं हम उसको। क्योंकि भाई 10 साल का पैसा है, तो मैं डेट लेके क्यों किसी और को उधार दे रहा हूँ, राइट? अगर आपके पास डेट है, तो आधा डेट गोल्ड में हो तो कोई हर्जा नहीं है। अगर आपकी 50% इक्विटी में, 50% डेट में है, तो एटलीस्ट 25% आप गोल्ड में रख सकते हैं, 25 डेट में रख सकते हैं। बट इक्विटी की तुलना गोल्ड से नहीं कर सकते। 1-2 साल की आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो शायद आपको बड़ा मुंह में पानी आएगा, यार ये निफ्टी 1 साल से कुछ नहीं थी।
बट मैं कल किसी से बात कर रहा था, बोलते यार हमारे ऑफिस आए थे, बड़े परेशान थे कि यार तुमने गोल्ड के बारे में कुछ रेकमेंड ही नहीं किया। मैंने कहा साहब आपके पास तो पूरा इक्विटी है। तो उन्होंने कहा 35,000 का था 10 साल पहले, आज 1,20,000 का है। तो मैंने कहा सर कंपाउंडेड रिटर्न कितनी होती है? बोले वो सब पता नहीं मुझे। तो मैंने कहा सर कंपाउंडेड कर लो, 12.5 की रिटर्न है। राइट, देखने को गोल्ड को हम जब मेजर करते हैं ना, वो 35,000 का गोल्ड 1,20,000, करेक्ट कंपाउंडेड रिटर्न करेक्ट। तो करो। तो पता लगा 13 के नीचे है। फिर मैंने कहा साहब आपका पोर्टफोलियो ही 16 किया है, फिर भी आप रो रहे हो 13 में नहीं था मैं। राइट, क्योंकि फिजिकल एसेट्स को हम कंपाउंडेड जी, रिटर्न में नहीं नहीं देखते। करते तुलना। फिर कोई प्रॉपर्टी की आईआरआर नहीं बताता, कोई गोल्ड की आईआरआर नहीं बताता। तो करके करेक्ट। फिर तुलना करें, फिर आपको अफसोस कम होगा। इक्विटी में अगरचे आप थे, डेट में है तो आपको खून के आंसू रोने का अधिकार है। अगर इक्विटी में है तो नहीं, आप कोई आंकड़े ठीक नहीं कर रहे। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी सरोज जी, बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स जो है वो अब इक्विटी मार्केट्स में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलतियां भी करते हैं और गलतियों से सीखता भी है इंसान, पर ऐसी कोई 3 टिप्स जो आप देना चाहे कि दिस इज द वे दैट यू शुड एंटर एंड गेट इनटू द मार्केट। सी आई थिंक वन इज इक्विटी मार्केट की सबसे, हमारे जैसे फाइनेंशियल जानकार या जो कहें डिस्ट्रीब्यूटर्स कहें या कोई भी फाइनेंस के, हम उम्मीदें बहुत बढ़ा देते हैं इक्विटी के मामले में। कोई बोलता है 2 लाख जाएगा सेंसेक्स, फिर आदमी चेक काटता है, फिर देखता है यार ये तो 10% गिर गई। इक्विटी से आप उम्मीद ज्यादा ना करें। इक्विटी एक वेल्थ बिल्डर है, मनी मेकिंग टूल नहीं। वेल्थ बिल्डर है तो जो आप इंसाफ करते हैं, रियल एस्टेट को खरीद के 10-10 साल भूल जाते हैं, ब्रोकर को रोज फोन नहीं करते कि भाई आज मेरे घर की वैल्यू कितनी। आप गोल्ड खरीदते हैं तो बोलते हैं कभी नहीं बेचूंगा, ऐसे बुरे दिन थोड़ा ना है कि घर का सोना बिकेगा। बट लिक्विडिटी में डालते ही बोलते हैं यार 6 महीने हो गए कुछ पैसे नहीं मिले। तो आप तीनों को सेम, वन इज क्रिएट अ फेयर एक्सपेक्टेशन विद इक्विटी। सेकेंड, डोंट बाई पास्ट परफॉर्मेंस। आपको जब सबसे ज्यादा सुनने में आए कि ये गोल्ड नहीं खरीदा आपने, तब आप चौकन्ने हो जाए। पास्ट परफॉर्मेंस खरीदना बहुत हानिकारक हो सकता है आपके पोर्टफोलियो पे। दैट इज कॉल्ड रीसेंसी बायस। ये दो चीजें अगर कोई इंसान अवॉइड कर लेता है ना, तो उनकी गलतियां करने की संभावना कम हो जाती है। 15% से पैसा ग्रो करो तो 20 साल में 16 गुना हो जाता है। इससे ज्यादा क्यों चाहिए आपको? अगर किसी के पास 5 करोड़ रुपया हो, 180 करोड़ पे पहुंचता है वो। अगर 15% पे ग्रो करके भी 80 करोड़ पे पहुंचता है। अब आपको देखना है 15% सरल तरीके से कैसे ग्रो किया जाए। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।